ईरान और इजराइल के संबंध आज सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। इजराइल लगातार गाजा पर हमला कर रहा है, जिसके चलते लंबे समय से दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही थी। लेकिन स्थिति तब खराब हो गई जब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में 1 अप्रैल को ईरानी दूतावास पर हमला कर दिया, जिसमें 7 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। इस हमले के बाद ईरान के सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल सेना का कहना है कि उसने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों में 99% को हवा में नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि हमला खास ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। इजराइल और ईरान में आज भले ही जंग जैसे हालात हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और इजराइल ईरान से तेल खरीदता था, पर आज वो गहरी दोस्ती कट्टर दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। आइए जानते हैं कि कैसे दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान दुनिया के उन कुछ चुनिंदा मुल्कों में शामिल था जिसने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी। जी हाँ, क्योंकि ज्यादातर देश एक समय तक फिलिस्तीन को ही इजराइल का असली दावेदार मानते थे। ऐसे में ईरान से देश के रूप में मान्यता मिलना इजराइल के लिए बड़ी बात थी। साल 1925 से 1979 के बीच ईरान पर पहलवी राजवंश का राज था। इस समय दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे थे। 1948 में मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल नाम का यहूदी देश बना। मुस्लिम देशों ने इसका विरोध शुरू किया। मिडिल ईस्ट के अधिकतर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता देने से मना कर दिया। यह वो दौर था जब तुर्की के बाद ईरान ऐसा दूसरा मुस्लिम राष्ट्र था जिसने इजराइल को एक देश के तौर पर स्वीकार किया। दोनों दोस्त थे, लेकिन 1951 में जब मोहम्मद मोसद्देह ईरान के प्रधानमंत्री बने तो दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने लगे। हालांकि 1953 में ईरान में तख्ता पलट हो गया और मोहम्मद मोसद्देह की जगह मोहम्मद रेजा पहलवी ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली। पहलवी पश्चिम देशों के समर्थक थे और ईरान इजराइल के रिश्ते इस दौरान और अच्छे होने लगे और इस स्तर पर पहुंच गए कि जहां इजराइल का दूतावास गिने चुने देशों में ही था, उसने तेहरान में भी अपना दूतावास खोल दिया। 1970 के दशक तक दोनों देशों में एक दूसरे के राजदूत भी थे। व्यापारिक रिश्ते भी बढ़ रहे थे और ईरान इजराइल को तेल भी निर्यात कर रहा था। ईरान ने इजराइल और फिर वहां से यूरोप तक तेल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन भी स्थापित की थी। दोनों मुल्कों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हो रहा था। हालांकि फिर हालात बदलने लगे और दोनों के बीच टकराव की शुरुआत हो गई। इस्लामिक क्रांति ने बदली दिशा। ईरान के इस्लामिक क्रांति जो 1979 में हुई थी, ईरान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस क्रांति के कारण कई बड़े बदलाव आए। पश्चिमी देशों के चहेते शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही को उखाड़ फेंका गया और इस क्रांति के बाद ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया, जिसमें धर्म शासन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। ईरान की सत्ता शिया नेता आयतुल्लाह खुमैनी के हाथ आ गई। खुमैनी के सत्ता संभालते ही ईरान ने सबसे पहले अमेरिका से दूरी बना ली। इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के दोस्त हैं और इस दोस्ती ने दोनों के रिश्ते खराब करने में अहम भूमिका निभाई। ईरान की नफरत इस हद तक दिखी कि सत्ता संभालते ही उसने उसी भवन में फिलिस्तीन का दूतावास खोल दिया जिसमें इजराइल का दूतावास हुआ करता था। इसका उद्घाटन करने के लिए फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रमुख यासर अराफात आनन फानन ईरान पहुंच गए और एक ही झटके में इजरायली दूतावास को खत्म कर दिया गया। अगर दूतावास को खत्म करने का फैसला सही तरीके से लिया गया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन दूतावास में तैनात करीब 3 दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को ईरान में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद उन्हें किसी तरह वापस इजराइल लाया जा सका। ईरान ने फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार का हवाला देते हुए इजराइल के बीच सभी संबंध तोड़ लिए। दोनों देशों के नागरिक अब एक दूसरे के मुल्कों की यात्रा नहीं कर सकते थे। इस तरह सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते रद्द हो गए, जिसके चलते इजराइल को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस्लामिक राष्ट्र बनने के बाद ईरान के नेता ने वहां के लोगों को यह बताना शुरू किया कि इजराइल, अमेरिका और उनके मित्र देश मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पश्चिमी राष्ट्र मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा हर राष्ट्र में हो रहा है। इसी के प्रति नफरत पैदा करके सत्ता पर हमेशा काबिज रहने की रणनीति
जैसे भारत में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा की जाती है, जैसे मुस्लिम देशों में शिया सुन्नी के बीच नफरत पैदा की जाती है, जैसे अमेरिका जैसे देश में भी गोरे और काले के बीच नफरत पैदा की जाती है, उसी तरह मुस्लिम बहुल देशों में अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति नफरत को बढ़ावा दिया जाता है। ईरान ने फिलिस्तीन की आज़ादी को भी अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा। इसलिए 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पर धावा बोला तो ईरान ने अपने सैनिक भी उतार दिए। इजराइल ने कैसे मुस्लिम देशों से घिरा होने के बावजूद खुद को बचाए रखा, उस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद उसने ऐसे चरमपंथी समूहों में मदद शुरू की जो इजराइल के खिलाफ काम कर रहे थे। वैसे तो इजराइल के आसपास के मुस्लिम देश उस पर हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं, लेकिन इजराइल को सीधा मुकाबला फिलिस्तीन से करना पड़ता है। हालांकि अमेरिका की मदद और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो हमेशा फिलिस्तीन को दबाने का काम करता है, और हाल ही में उसने जिस तरह से गाजा पर हमले किए उससे लगता है कि वो इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ही भी इजराइल ने दोस्ती को बरकरार रखने की कोशिश की। शुरुआती दौर में इजराइल ईरान को हथियार सप्लाई करके दोस्ती को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ईरान और इराक के बीच 1980 से 1988 तक जंग चलती रही। इराक और ईरान के बीच जंग के बहुत कारण थे। दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद था, खासकर तेल संपन्न खुजिस्तान प्रांत को लेकर। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वहां की नई इस्लामिक सरकार ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के शासन को चुनौती दी थी। दोनों देश खाड़ी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इस युद्ध में रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। युद्ध में अनुमानित रूप से 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। आखिरकार 1988 में युद्ध विराम हुआ, लेकिन आधिकारिक रूप से युद्ध 1990 तक खत्म नहीं हुआ था। इस युद्ध का दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा और क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो गई। ईरान से दोस्ती करके इजराइल इराक साधना चाहता था, क्योंकि सद्दाम हुसैन की अगुवाई में इराक परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इससे बचाव के लिए इजरायली सेना ने ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखना चाहता था, लेकिन यह कोशिश लंबे समय तक नहीं चल पाई। इराक से जंग के बाद ईरान ने अपना फोकस परमाणु हथियार हासिल करने पर शुरू कर दिया। 2002 में इसका खुलासा हुआ। अमेरिका ने इसका विरोध किया। इजराइल को अब ईरान से भी साफ खतरा महसूस होने लगा था। इजराइल नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट के देशों में परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हालात संभल नहीं रहे थे। नतीजा, दोनों के संबंध बिगड़ने लगे और कट्टर दुश्मन ये दोनों बन गए। ईरान इजराइल के खिलाफ काम करने वाले चरमपंथी संगठनों जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह की पैसे और हथियारों से लगातार मदद करता रहता है। हालांकि ईरान ने सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं स्वीकार किया कि वह चरमपंथी समूहों की मदद करता है, लेकिन दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज इस बात को सच मानती है। लेबनान में तो ईरानी सैनिकों ने लेबनान की सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दी है। पहले आर्थिक नुकसान, फिर लगातार छद्म युद्ध जैसी स्थिति ने इजराइल ईरान के बीच दूरी बढ़ा दी है। ईरान लगातार परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहते। नवंबर 2020 में ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई थी। ईरान का आरोप है कि इजराइल ने इसकी हत्या को अंजाम दिया था, लेकिन इजराइल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हत्या के तरीके के बारे में भी पुष्ट जानकारी नहीं है। ईरान कहता है कि हमलावरों ने एक रिमोट से नियंत्रित कार का इस्तेमाल किया था। इजरायली अखबार की रिपोर्ट बताती है कि ऑपरेशन को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया था। इसमें उसके कुछ ईरानी एजेंट्स भी शामिल थे। कुल मिलाकर 20 एजेंट्स ने यह मिशन पूरा किया था। मोहसिन ने 6 साल पहले यानी 2014 में एटमी प्रोग्राम की कमान संभाली, लेकिन इजराइल ने उन्हें टारगेट तब किया जब वे इसमें कामयाब होने वाले थे। यही वजह है कि मोहसिन अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों की आंख में लंबे वक्त से खटक रहे थे। क्या ये विश्व युद्ध की आहट है? 16वीं सदी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी ज्योतिष नास्ट्रेडमस अपनी भविष्यवाणी वाले लेखों के लिए जाने जाते थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपनी किताब द प्रोफेसीज में वर्ष 2024 में एक समुद्री युद्ध की भविष्यवाणी की है। किताब में उन्होंने भयावह रूप से एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन किया है जहां लाल शत्रु विशेष रूप से विशाल सागर में भय पैदा करके लोगों के दिलों में दहशत पैदा करेगा। इजराइल ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाले लग रहे हैं, और अब देखना होगा कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा और इजराइल ईरान की इस लड़ाई दुनिया को विश्व युद्ध की ओर तो
नहीं ले जाएगी।